हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और आपको जो हमारी ये सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, ये भी अच्छी लग रही होगी। ठीक है भाई, तो कल की जो क्लास थी, आई होप आप सबको समझ आई होगी। और जो आज की क्लास है, आज की क्लास में ये समझ लीजिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ज्यादातर आर्टिकल स्टैटिक्स से जुड़े हुए हैं और आपको जब स्टैटिक्स में बताऊंगा तो आपके जो स्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के आर्टिकल्स। अब देखें, पहला आर्टिकल जो आज का है वो है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 5.2% पर बरकरार रखा है। यानी जो पहले से आपकी रेपो रेट चली आ रही थी 5.25% की, उसी को आप के आरबीआई ने बरकरार रखा है। उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, कोई बदलाव इसमें नहीं किए हैं। ठीक है, अब ये पूरा आर्टिकल जानने से पहले एक चीज आपको बार बार इसमें देखने को मिलेगी और वो है रेपो रेट। तो क्यों ना पहले आप रेपो रेट को ही जान लें कि रेपो रेट क्या होता है। वैसे तो जिसने मेरी क्लासेस पहले देखी हैं उनको पता है कि रेपो रेट मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, रेपो रेट मैंने अच्छे से बताया था। लेकिन फिर भी एक बार उनका भी रिवीजन हो जाएगा और एक बार आप जो जिन्होंने नहीं पढ़ा रेपो रेट के बारे में उनको भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखें, एक व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, इसको लोन चाहिए। ठीक है, इसको लोन चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका बैंक के पास, ये जाएगा आपका बैंक के पास। अब सपोज करो अगर इस बैंक को ही लोन चाहिए तो ये कहाँ जाएगा? ये अपने माई बाप के पास जाएगा, और वो कौन है? बड़ा बैंक, आरबीआई। तो ये आरबीआई के पास लोन के लिए जाता है। ठीक है, जब ये बैंक आरबीआई के पास लोन के लिए जाता है और वो लोन शॉर्ट टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म यानी बहुत थोड़े समय के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो आरबीआई जिस परसेंटेज पर इसको लोन देगा, आरबीआई जिस परसेंटेज पर इसको लोन देगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लघु समय के लिए या छोटे समय के लिए लोन देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, रेपो रेट उसी को हम बोलते हैं। ठीक, अब आपने रेपो रेट तो देख लिया कि रेपो रेट क्या है। अब ये रेपो रेट का इतना बड़ा इशू क्यों है? ये रेपो रेट इतना बड़ा इशू क्यों है? अब आप देखें, दो चीजें होती है, एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन होता है, जिसको आप महंगाई बोलते हो, महंगाई से जब लड़ने के लिए सरकार आती है, तो सरकार जिस नीति के साथ महंगाई से लड़ती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं भाई? फिस्कल पॉलिसी। हिंदी में क्या कहेंगे? राजकोषीय नीति। क्या कहेंगे हिंदी में? राजकोषीय नीति। तो सरकार जिस नीति से सरकार जिस नीति से सरकार महंगाई के खिलाफ लड़ती है, उसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है, राजकोषीय नीति उसको बोलेंगे। और जिस नीति से आरबीआई, जिस नीति से ये तो गवर्नमेंट लड़ रही है, और जिस नीति से आरबीआई महंगाई के साथ में लड़ता है, महंगाई को कंट्रोल करता है, इसको टैकल करता है, उस नीति को हम बोलते हैं क्या? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? मौद्रिक नीति। अब ये जो रेपो रेट है, ये जो रेपो रेट है, अभी मैंने आपको बताया क्या? रेपो रेट। ये जो रेपो रेट है, ये आपका एक टूल है, एक हथियार है। किसका? आरबीआई का। अभी देखा आपने, आरबीआई इसको कर रहा है, आरबीआई इसको दे रहा है, तो ये आरबीआई का हथियार हुआ। तो रेपो रेट किस चीज का पार्ट हुआ? मौद्रिक नीति का हिस्सा हुआ। अगर आ जाए क्वेश्चन आपका कि रेपो रेट राजकोषीय नीति का हिस्सा है, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। या आ जाए क्वेश्चन आपका कि जो रेपो रेट है वो किस नीति का हिस्सा है? मौद्रिक नीति का हिस्सा है, या राजकोषीय नीति का हिस्सा है, या कोई लोक लुभावन की नीति है, इस तरह से ऑप्शन आ जाए तब तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टूल है। ये आपका मौद्रिक नीति का टूल है। ठीक है, कौन सा टूल है भाई? मौद्रिक नीति का टूल है। अब आपको ये तो पता चल गया। अब इससे, इस हथियार से, इस टूल से आरबीआई कैसे लड़ेगा इन्फ्लेशन से? मैंने आपको बताया इससे इन्फ्लेशन के साथ लड़ता है। ठीक है, इससे इन्फ्लेशन के साथ लड़ता है, तो कैसे लड़ेगा? अब आप सपोज करें देश भर में महंगाई है। महंगाई कब होती है? महंगाई कब होती है? आप मुझे महंगाई का सिनेरियो बताएं कि महंगाई होती कब है।
तो महंगाई आपकी जब होती है भाई, जब आपकी डिमांड ज्यादा हो, ठीक है, और सप्लाई एकदम कम हो जाए। और ये डिमांड कब ज्यादा होगी? जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, जब लोगों के पास ज्यादा रुपए होगा तभी तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे। अब आप सोचो कि आप जिम्बाब्वे में जा रहे हैं, जिम्बाब्वे जैसा कंट्री, ठीक है, वहां पर आप आईफोन 18 19 लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जो वहां पर उसका पता नहीं कितना 15 लाख 16 लाख कितना प्राइस हो, ठीक है। तो आप सोचे कि वहां इतना ज्यादा प्राइस क्यों है? क्योंकि वहां लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर लोगों के पास पैसा होता, ठीक है, वहां महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक। तो जब लोगों के पास ज्यादा रुपया हो जाता है, उन लोगों के पास ज्यादा रुपया है, कैसे ज्यादा रुपया है? अब आप देखो कि वहां पर 4 लाख की चाय मिलती है। ऐसा आया था कि इतनी महंगाई जिम्बाब्वे में हो गई कि जो चाय का कप है वहां पर 4 लाख रुपए का मिलने लगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां की सरकार ने पैसा छाप दिया बहुत ज्यादा। अब पैसा छापना इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। अगर यहाँ पर भी हिंदुस्तान में भी हम आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, आप भी मिले होंगे ऐसे लोगों से जो क्या बोलते हैं कि सरकार सारी गरीबी खत्म कर दे, पैसा छाप करके लोगों को दे दे, उससे क्या होगा, सारी जो गरीबी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर ये चीज आएगी सामने, कौन सी चीज आएगी सामने? ये चीज आएगी सामने जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड, ठीक है। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, अगर सपोज करो सरकार ने पैसा छाप कर दे दिया, ठीक है, हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए मिल गए, जो कि मोदी जी का मतलब बोला था ना 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो वाला। अब सोचो आप सबको मिल गए वो 15 लाख, ठीक है, मेरे पास भी 15 लाख है, आपके पास भी 15 लाख है, तो जो मेरी जरूरत है हो सकता है वो वही आपकी भी जरूरत हो। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई बेहतरीन सी बाइक खरीदूं या कोई अच्छी सी कार खरीदूं, आपके भी माइंड में आएगा कोई अच्छी सी कार खरीदूं, तो एकदम से उस कार की डिमांड बढ़ जाएगी। बहुत सारी जनता के पास पैसा आया है 15-15 लाख, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी डिमांड बढ़ जाएगी। जब ये डिमांड बढ़ेगी, जब ये डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई क्या उस तरीके से हो सकती है? अगर देश का हर नागरिक हर व्यक्ति चला जाए कार खरीदने, ठीक है, जिसके भी पास 15 लाख रुपए आए, तो क्या वो कंपनी सप्लाई को बंद कर सकती है, सप्लाई को पूरा कर सकती है? वो सप्लाई कभी पूरी नहीं कर सकती। और जैसे ही सप्लाई कम होगी, तुरंत से क्या होगा, प्राइसेस हाई होंगे, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई जाएंगे, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। क्यों कीमतें बढ़ेंगी? क्यों कीमतें बढ़ेंगी? ठीक है, क्योंकि सप्लाई नहीं है। अब आप सोचे इस चीज को आप इस तरह से सोचे कि एक गांव में कोई ठेले वाला खड़ा है, ठीक है, और उसके पास में मैंगो है, और जो सीजन है वो बिल्कुल मैंगो का एंड होने वाला है, यानी मैंगो का सीजन नहीं चल रहा है, ऑफ सीजन है मैंगो, ठीक है, और उसी के पास वो एक मैंगो है। और मेरे मोहल्ले में जहां पर वो खड़ा है या आपके मोहल्ले में जहां पर वो खड़ा है, सभी का मन कर गया मैंगो खाने का, सभी के पास पैसे हैं, सभी का मन कर गया मैंगो खाने का। अब वो मैंगो वाला कंफ्यूज हो जाएगा किसको दूं, तब वो कैसे देगा? जो उसको ज्यादा पैसे देगा, जो ज्यादा प्राइस देगा वो उसको देगा, ठीक है। यानी क्या हुआ, जैसे ही आपकी सप्लाई कम होती है आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अगर डिमांड भी ज्यादा हो। ये आपका सिंपल इकोनॉमी का रूल है। अब इसको जिम्बाब्वे की 4 लाख वाली चाय पे लागू करो, वहां पर लोगों के पास में ज्यादा करेंसी आ गई, ज्यादा करेंसी आ गई तो सप्लाई उसके हिसाब से नहीं चली, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हो, प्राइस बहुत ज्यादा चढ़ गए। अब इस तरह की स्थिति जो बनती है, इसी को तो हम बोलते हैं क्या, महंगाई। इसी स्थिति को तो बोलते हैं महंगाई। अब आप सोचो आरबीआई के पास कौन सा टूल है? रेपो रेट का टूल है। आरबीआई के पास कौन सा टूल है? रेपो रेट का टूल है। अब रेपो रेट अगर बढ़ेगा, अगर ये रेपो रेट बढ़ाएगा, यानी जो लोन है, लोन महंगे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर मानने की बात, अभी कितना रखा हुआ है, 5.2%, 25% रखा हुआ है। अगर मैं कहूं इसको कि रेपो रेट आरबीआई बढ़ा दे, इसको बढ़ा करके आरबीआई ने कर दिया 7%, यानी क्या हुआ, लोन महंगा हो गया। किसके लिए लोन महंगा हो गया? बैंकों के लिए लोन महंगा हो गया। अब जो बैंक को मिलेगा पैसा आरबीआई से, वो महंगा मिलेगा, महंगा लोन मिलेगा, ठीक है। और जब आरबीआई को महंगा लोन मिलेगा तो वो आगे महंगा लोन देगा, आगे जनता को महंगा लोन देगा। कौन? बैंक। बैंकों ने आरबीआई से महंगा लोन लिया तो आगे भी तो महंगा लोन देंगे वो, अगर उनको प्रॉफिट करना है, ठीक है। और जैसे ही लोन महंगा होगा तो जो जनता है, जनता लोन कम लेगी, जनता लोन कम लेगी। और अगर जनता लोन कम लेगी तो जनता के पास में रुपया जो था वो कम हो जाएगा। और अगर रुपया कम हो जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे, डिमांड भी कम करेंगे। और अगर डिमांड कम करेंगे तो आपकी जो सप्लाई है वो सप्लाई भी तो कम होगी, ठीक है, सप्लाई भी तो उधर से कम होगी।
ठीक है, अगर आप डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो फैक्ट्री वाले क्यों बनाएंगे टी शर्ट? अगर आप टी शर्ट की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप कार की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, कार की आप मांग ही नहीं कर रहे हैं, तो फैक्ट्री वाले क्यों बनाएंगे कार? तो सप्लाई गिर जाएगी, और जैसे ही सप्लाई गिरेगी देन प्राइसेस वापस से अपने लो पे आएंगे, प्राइसेस वापस से अपने लो पे आएंगे, और जैसे ही कीमतें गिरेंगी तो आपके यानी क्या हुआ, महंगाई कंट्रोल हो रही है। यही तो करना था आरबीआई को, यही तो करना था आरबीआई को, महंगाई कंट्रोल करनी थी। ठीक, तो ये जो रेपो रेट था, ये आपने देख लिया टूल किस तरह से, ठीक है, ये टूल किस तरह से, मैंने आपको पूरा एकदम सिनेरियो समझा दिया कि एकदम बेसिक से बता दिया आपको। अब आपको रेपो रेट नहीं भूलना चाहिए, रेपो रेट से आरबीआई कैसे मैनेज करता है सब कुछ, आपको वो नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो गई है। और ये जो रेपो रेट है, ये डिसाइड कौन करता है? ये जो रेपो रेट है, इसको डिसाइड कौन करता है? इसको डिसाइड करता है एक कमेटी, एक कमेटी इसको डिसाइड करती है। ठीक है, और वो कौन सी कमेटी है? उस कमेटी का नाम है आपका एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको बोलते हैं आप मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति समिति। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार से होते हैं, 3 आरबीआई से 3 सरकार से होते हैं। और इसको हेड करता है कौन? हेड इसको करता है, अध्यक्ष का कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई गवर्नर इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब इस आर्टिकल में जितनी सारी चीजें थी वो मैंने आपको तोड़ तोड़ करके सारी समझा दी है। अब देखते हैं ये आर्टिकल है क्या, अब आपको पूरा समझ में आएगा एकदम बेहतरीन। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर क्या रखा है? इसको बिना बदले कितना रखा है? 5.25% पर बरकरार इसको रखा है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो अभी आपको बताई है, ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेट को 5.25 पर ही बनाए रखने और अपने न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी के रुख को जारी रखने का फैसला लिया है। यानी अगर आरबीआई इसको रेपो रेट को बढ़ाता, अगर रेपो रेट बढ़ाता तो इसका मतलब वो महंगाई से लड़ रहा है। ठीक है, अगर इसको वो घटा रहा है तो इसका मतलब वो अपस्फीति से लड़ रहा है, यानी जो मंदी है, मंदी बोल सकते हैं आप, मंदी से लड़ रहा है। ठीक है, मंदी वाला पॉइंट मैंने आपको कवर नहीं कराया, उसका सेम उल्टा ही है, बता दूंगा, चलो एक बार ये करा के फिर बता दूंगा। तो यानी महंगाई से लड़ रहा है अगर बढ़ा रहा है, अगर घटा रहा है तो मंदी से लड़ रहा है। लेकिन अगर इसको बिना बदले रख रहा है तो क्या मतलब इसका? कि न्यूट्रल रखने वाला है, न्यूट्रल रखने वाला है। तो ये वही हुआ है। ठीक है, ये वही हुआ है, इसको न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी के रुख को इन्होंने अपनाया हुआ है। यह फैसला ग्लोबल अनिश्चितताओं, जियोपॉलिटिकल तनाव, ग्लोबल अनिश्चितताएं क्या है? अभी आपका ईरान का यूएस के साथ में वॉर चल रहा है, ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है, एक तरफ आपका रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो क्या है? ग्लोबली अनिश्चितताएं हैं। इससे क्या हो रहा है? प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस आपके बढ़ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव, वही ईरान यूएस वाला संघर्ष। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, जो कच्चा तेल है आपका उसकी कीमत में उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं उसको लेकर के। और महंगाई के जोखिमों के बीच आरबीआई के सतर्क रुख को दिखाता है। ठीक है, यानी इतनी सारी चीजों को देखते हुए हमने क्या रखा है? हमने अपना जो स्टांस रखा है, हमने अपना रुख जो रखा है उसको न्यूट्रल रखा है। ठीक है, आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव क्यों नहीं किया? लगातार बनी हुई ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ये सारी चीजें ऊपर ही आपको बताइए। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को सरकारी सिक्योरिटीज के बदले शॉर्ट टर्म फंड उधार देता है। वही छोटे समय के लिए पैसा उधार देता है आरबीआई, और जिस रेट पर देता है, जिस ब्याज दर पर देता है, रेट को ही बोलते हैं ब्याज दर, जिस ब्याज दर पर देता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? रेपो रेट बोल देते हैं। ठीक है, रेपो रेट बोल देते हैं। ये क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है आरबीआई का, अभी बता कर क्या आया हूं। ठीक है, महंगाई और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है, उधार और जमा ब्याज दरों को प्रभावित करता है, उधार लेने की लागत, निवेश और आर्थिक विकास पर असर डालता है। अब आपका एक पॉइंट रह गया मंदी वाला, मंदी वाला, चलिए ये भी आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, मंदी वाला वो भी टॉपिक बता देता हूँ। देखिए अब यहां तो आपने देखा था क्या? रेपो रेट जब आरबीआई बढ़ा रहा था। ठीक है, अब अगर आरबीआई रेपो रेट घटा दे, घटाने से पहले एक और स्थिति समझे आप, कौन सी? मंदी की। अब मंदी क्या है? मंदी, मंदी का मतलब है स्लो, यानी इकोनॉमी आपकी स्लो हो गई है। कैसे? लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों के पास पैसा नहीं है। ये जो जनता है इसके पास में रुपया नहीं है। अगर इसके पास में रुपया नहीं है, अगर मेरी जेब खाली है तो मैं क्यों जाऊंगा चाउमीन खाने?
अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्यों जाऊंगा मोमो खाने, मैं क्यों जाऊंगा पिज्जा खाने? तो मैं कब जाऊंगा? जब मेरे पास पैसा होगा, तभी तो मैं डिमांड करूंगा चाउमीन की, मोमो की, ठीक है, या और जो भी चीजें हैं खाने की उनकी, ठीक है। तो अब लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए इसलिए वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, और अगर वो डिमांड नहीं कर रहे हैं तो आपकी सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई आपकी नहीं होगी, और अगर सप्लाई नहीं होगी तो प्राइसेस मंद पड़े रहेंगे, और अगर प्राइसेस नहीं मिलेंगे, अगर प्राइसेस नहीं मिलेंगे कंपनियों को, तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों करेगी, वो निर्माण क्यों करेगी कंपनी? अगर उसको अपनी मर्जी का पैसा नहीं मिल रहा है तो वो निर्माण क्यों करेगी? अगर वो निर्माण नहीं करेगी तो ये जो जनता को उसने नौकरी दी हुई है, ये नौकरी क्यों देगी? अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप किसी को नौकरी पर क्यों रखोगे? ठीक है भाई, ये तो वही बात हो गई कि 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, घाटा 36 लाख का कैसे हो गया? तो नौकरी पे नहीं रखेंगे, फिर लोगों के जॉब्स जाएंगे, तो मंदी आपकी जॉब्स खाती है, जॉब्स जाएंगे, जॉब्स जाएंगे, तो क्या होगा? फर्दर वापस से डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? एक तो पहले ही लोगों के पास पैसा नहीं था, ऊपर से नौकरी भी चली गई, ठीक है। फिर फर्दर डिमांड नीचे जाएगी तो फर्दर सप्लाई कम होगी और प्राइसेस कम होंगे, फैक्ट्रियां जो है आपके उद्योग धंधे वो बर्बाद होने शुरू हो जाएंगे। ये आपकी स्थिति है मंदी की, ठीक है, ये आपकी स्थिति है मंदी की। अब यहाँ पर आरबीआई आया था हीरो बनकर, ये आया आपका आरबीआई हीरो बनकर। इसने क्या करा? इसने कुछ ऐसा कर दिया, जनता के पास आ गया पैसा, जनता के पास आ गया पैसा, आ गया जनता के पास में, रुपया आ गया, और जैसे ही रुपया आया सबसे पहले डिमांड, मोमोज खाने जाऊंगा, डिमांड बढ़ेगी, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी मोमो वाला खुश हो जाएगा देख के, वो बनानी शुरू करेगा तुरंत, सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो वापस से ऊपर वाला चेन शुरू हो जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस मिलेंगे, प्राइसेस मिलेंगे, तो वापस से जो उद्योग धंधे हैं वो फलेंगे फूलेंगे, लोगों को वापस से जॉब मिलेगी, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई ने यहाँ पर रुपया डाला है, रुपया डाला है यहाँ पर मार्केट में, वहां मार्केट से आरबीआई ने रुपया निकाला था लोन को महंगा करके, यहाँ पर कैसे डालेगा? लोन सस्ता कर देगा, ठीक है। ये जो आपकी रेपो रेट थी जो भी 5.25% है, इसको कर देगा, बैंकों को बोल देगा कि भाई 1.5% पे आप पैसा ले जाओ, 1.5% पे आप पैसा ले जाओ। अब ज्यादा से ज्यादा बैंक आएंगे, लोन लेंगे, ठीक है, अपने खजाने भर करके जाएंगे और जनता को लोन देंगे, 2% पर, 2.25% पर जनता को लोन देंगे, लोन सस्ते हो जाएंगे, तुरंत जनता भागेगी, ठीक है। यानी लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, वो डिमांड क्रिएट करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, और इकोनॉमी वापस से पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी मंदी। मंदी से भी कैसे लड़ रहा है वो? रेपो रेट से, रेपो रेट कम करके। और महंगाई से कैसे लड़ रहा है? रेपो रेट से, रेपो रेट ज्यादा करके। अब ये इकलौती चीज नहीं है जिससे आरबीआई महंगाई से लड़ता है या महंगाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे टूल्स हैं, जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वो सारे टूल्स ध्यान से पढ़ेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे, सही है, समझ आ गया? आई होप रेपो रेट, महंगाई, मंदी समझ आ गई होगी, ठीक है। इससे ज्यादा इजी मैं आपको नहीं बता सकता था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। क्या आर्टिकल है अगला? अगला आर्टिकल आपका है विनियोग विधेयक के बारे में। लोकसभा ने भारत की संचित निधि से पैसे निकालने के लिए, आ जाओ पॉलिटी वालों, जिसने भी पॉलिटी पढ़ी है मेरे से, अब आप बताएंगे आगे। लोकसभा ने भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए एक विनियोग विधेयक पारित किया है, ठीक है। अब ये जो विनियोग विधेयक है ये कब पारित होता है? आप सबने सुना है बजट पेश होता है। जब बजट पेश होगा तो जो सरकार के अलग अलग मंत्रालय होते हैं, सरकार के अलग अलग मंत्रालय होते हैं, वो क्या देते हैं? वो ग्रांट्स फॉर डिमांड, सॉरी, डिमांड फॉर ग्रांट्स की मांग करते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने। क्या मांग करते हैं? अनुदान की मांगो, अनुदान की मांग सामने रखते हैं। अनुदान की मांग क्या? कि भाई रेलवे है, रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री को 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए, या होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए। ये जो उनकी सारी डिमांड्स है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनुदान की मांग, ठीक है। अनुदान की मांग रख दी, बजट पेश हुआ, बजट पेश करने के बाद आपने अनुदान की मांग रख दी, फिर इस पैसे को निकालना है। इस पैसे को निकालने के लिए आर्टिकल 114 आता है। आर्टिकल 114 क्या कहता है भाई? देयर इज ए अप्रोप्रिएशन बिल। कौन सा बिल है? अप्रोप्रिएशन बिल है, यानी विनियोग विधेयक है। आप बिना विनियोग विधेयक पारित कराए पैसा नहीं निकाल सकते।
इस चीज का कस्टोडियन कौन है? आर्टिकल 114 इस चीज का कस्टोडियन है कि अगर आप ये बिल पास नहीं कराते हैं, जिसको विनियोग विधेयक बोलते हैं, तो आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो सरकार को आर्टिकल 114 से जो विनियोग विधेयक है, जो कि एक मनी बिल है, उसको पास कराना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रहा बेसिक। इसके अलावा और भी बताऊंगा, पहले आगे चलते हैं आर्टिकल में। लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया है, जो केंद्र सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से तय रकम निकालने की मंजूरी देता है। यह विधेयक सरकार को लोकसभा द्वारा अनुदान की मांगों पर मतदान के बाद मंजूर किए गए खर्चों के लिए पैसे निकालने का अधिकार देता है। यह एक मनी बिल होने के नाते राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पेश किए जाने से पहले अब इसके लिए राज्यसभा की सिफारिश की जरूरत है। अब ये सारी चीजें आपको बहुत सारों को तो समझ आई होगी, बहुत सारों को समझ नहीं आई होगी, क्योंकि उन्होंने पॉलिटी बेसिक से नहीं पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया क्या, आर्टिकल 114 मैंने आपको बताया। आर्टिकल 114 कह रहा है अगर पैसा चाहिए तो आपको एक बिल पास कराना पड़ेगा, और उस बिल का नाम होगा अप्रोप्रिएशन बिल, यानी विनियोग विधेयक। कौन सा बिल नाम होगा उसका? विनियोग विधेयक। लिख देते हैं, विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक आपको पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, जब ये विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा तब आप पैसा निकाल सकते हो। कहां से? CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं भारत की संचित निधि। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 266 क्लोज 1 में है, आर्टिकल 266 क्लोज 1 में है। जो आपकी सरकार है यानी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट है इसका CFI, जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, और जो आपका आर्टिकल 266 क्लोज 1 में है CFI। आपका दूसरा बिल है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की लोक लेखा। ठीक है, ये आपकी आर्टिकल 266 क्लोज 2 में है। फिर आपका तीसरा फंड है कौन सा? जिसको बोलते हैं अगेन CFI। क्या बोलते हैं इसको? अगेन CFI। ये वाला CFI नहीं, ये है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी यानी अकस्मात निधि, भारत की अकस्मात निधि, आर्टिकल 267। अब जैसे आसाम में बाढ़ आई हुई है, आप सबको पता है। ठीक है, तो इस तरह की अनफोर्सिन कंडीशंस में अगर संसद नहीं चल रही है और तुरंत पैसा चाहिए, तो ये कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, ताकि पैसा टाइम से जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचाया जा सके। और इसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इसमें रखा गया है कि इतना इसमें पैसा रख सकते हैं। ठीक है, इतना इसमें पैसा अब रख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था 3 फंड है। तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है आपका, विनियोग विधेयक है, ये जो पैसा निकालता है, ये पैसा निकालने की इजाजत देता है किससे? CFI से। CFI में कौन सा पैसा होता है? CFI में वो पैसा आता है जो टैक्स देती है जनता, वो यहाँ पर जमा हो जाता है। फिर जो भारत सरकार ने लोन दिया है, उसका लोन की जो पेमेंट आपको मिल रही है, वो पैसा यहाँ पर जाता है। फिर आप जो भारत सरकार ने लोन लिया है, उस लोन की यहाँ पर पेमेंट आती है। ठीक है, अगर लोन दिया है तो उसकी जो रीपेमेंट आएगी वो यहाँ पर आएगी। अगर लोन आपने लिया है, ठीक है, तो जो लोन का अमाउंट आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा, CFI। ठीक है, तो ये रहा आपका CFI से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक कहता है, जो आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में है। ये पूरा सिस्टम क्या है आपका? विनियोग विधेयक का पूरा सिस्टम है। ठीक है, विनियोग विधेयक का पूरा सिस्टम है। अब ये जो विनियोग विधेयक है, ये चूंकि एक मनी बिल है, कौन सा बिल है? मनी बिल है, यानी धन विधेयक है। और अगर कोई बिल धन विधेयक है तो इसको पेश करने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, यानी हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्व अनुमति चाहिए। किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होगा, केवल लोकसभा में पेश होगा, केवल आपका लोकसभा में ही पेश होगा।
केवल लोकसभा में पेश होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश हो रहा है, केवल लोकसभा में पेश हो रहा है। ये खास बात है आपके मनी बिल की, ये खास बात है आपके मनी बिल की। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, मनी बिल की खास बात है। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी राज्यसभा की इस पर कोई रोल नहीं है। राज्यसभा क्या कर सकती है, केवल चर्चा कर सकती है, केवल चर्चा कर सकती है, मतदान भी नहीं कर सकती, केवल और केवल चर्चा कर सकती है राज्यसभा इस पर। तो ये आपका बेसिक्स था विनियोग विधेयक का। विनियोग विधेयक क्यों पेश किया जाता है मैंने आपको बता दिया। अगर पैसा चाहिए तो विनियोग विधेयक पेश करना पड़ेगा, और वो पैसा कहाँ से निकलेगा, वो सीएफआई से निकलेगा। सीएफआई के अलावा दो अकाउंट भारत के और हैं, जिसको लोक लेखा बोलते हैं, और इसको तीसरा है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये जो आपका लोक लेखा है, जिसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो आर्टिकल 266 क्लोज 2 में, इसमें आपका पैसा जाता है, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा चला गया, या स्मॉल सेविंग स्कीम हो गई, लघु बचत स्कीमें हो गई, इन सब का पैसा कहां पर जमा होता है, पीएआई में पैसा जमा होता है। ये पैसा सरकार नहीं निकाल सकती, क्यों, क्योंकि सरकार का पैसा नहीं है, सरकार इसकी क्या है, केवल और केवल ट्रस्टी है, केवल और केवल क्या है, ट्रस्टी है। कस्टोडियन होता है ना, जैसे भाई मेरा बैग था, आप मुझे रास्ते में मिल गए, आप मेरे जानने वाले हो, तो मैंने आपको बैग पकड़ा दिया कि भाई आप मेरा बैग पकड़ ले, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलूंगा अंदर मार्केट में होके आके, ठीक है, या कुछ भी करके, तो मैं तब आपसे अपना बैग वापस ले लूंगा। तो ये जनता का पैसा है, जनता को वापस देना है सरकार को, सरकार इसकी ट्रस्टी है। ठीक है, और इसमें पैसा कौन सा जमा होता है, जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स का पैसा हो गया, आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा हो गया। ठीक है, प्रोविडेंट फंड आप सबको पता होगा क्या होता है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो प्रोविडेंट फंड का पैसा, इस तरह का पैसा इसमें जाता है। तो ये आपका क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है। विनियोग विधेयक क्या है, विनियोग विधेयक तब पेश किया जाता है जब लोकसभा अनुदान की मांगे पारित कर देती है। मैंने आपको बताया पहले अनुदान की मांग डालेंगे, ठीक, फिर आपका अप्रोप्रिएशन बिल आएगा आर्टिकल 114 के तहत। यह सरकार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से पैसे निकालने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, विनियोग विधेयक। फिर आपके संचित निधि मैंने आपको बता दी, आर्टिकल 266 क्लोज 1 में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सरकारी फंड है, क्यों, क्योंकि सरकार जो खर्चे करती है सारे इसी से करती है। अगला आर्टिकल देखो, अगला आर्टिकल देखो, अगला आर्टिकल है आपका एमडीआर के ऊपर है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट के ऊपर है। ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, ये वो रेट है जो आप यूपीआई करते हैं या आप कार्ड से पेमेंट करते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने वहां पर खाना खाया, और आप पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उस कार्ड पर जो व्यापारी है जिसने वो कार्ड एक्सेप्ट किया है, उसको या तो बैंक को, या फिर जिसका वो कार्ड है, ठीक है, उस सर्विस प्रोवाइडर को, उसको बहुत थोड़ी सी मात्रा में एक फीस देनी पड़ती है। उस फीस को हम क्या बोलते हैं, एमडीआर बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपकी यूपीआई के पेमेंट्स हो गई, या आपकी कार्ड की पेमेंट्स हो गई, इन सब पर लगता है ये एमडीआर का शुल्क। ठीक है, अभी तक ये एमडीआर का शुल्क नहीं लगता था, यूपीआई वालों पर कम लगता था, जो कार्ड्स हैं कार्ड्स पर भी थोड़ा कम लगता था, फिर सरकार ने इसमें छूट देनी शुरू कर दी थी, और अब सरकार प्लान कर रही है कि इस पर वापस से एमडीआर पर एमडीआर लागू करें सरकार। अब सरकार का प्रयास क्या है कि अब फिर से जो एमडीआर है, एमडीआर को लागू किया जाए, एमडीआर को लागू किया जाए अब फिर से। यानी जो आप पेमेंट्स करेंगे अब उस पर जो वो है आपका दुकानदार है, तो उसको ये जो फीस है ये देनी पड़ेगी। ये कंज्यूमर नहीं देगा, ये कौन देगा, ये वो देगा जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। वो किस लिए देगा, वो किस लिए देगा, ताकि व्यापारी देता है, पहली तो बात, ग्राहक नहीं देता, जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है वो देगा। दूसरी बात, पेमेंट प्रोसेसिंग, सेटलमेंट, धोखाधड़ी से बचाव, इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत शामिल होती है। यानी आप जो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस यूपीआई को मेंटेन करने में तो पैसा लगता है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसमें जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ मेंटेन किए हुए हैं, उसका सॉफ्टवेयर मेंटेन किए हुए हैं, उसको पूरा मेंटेन रखे हुए हैं। ठीक है, तो उस सब में क्या लगता है, उस सब में पैसा लगता है। ठीक, तो ये पैसे की जो कमी है, ये जो पैसा है, इसको जो कंपनियां हैं उनको थोड़ी राहत मिल जाए, इसके लिए सरकार अब ये प्लान कर रही है कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है उस पर उसको वापस से लाया जाए। ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, वह फीस है जो व्यापारी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को देता है। एमडीआर आपको बता दिया मैंने। वित्त मंत्रालय ने संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम संशोधन बिल 2026 पेश किया है। इसके पहले ये बिल कब का है, ये 2007 में आया था। तो जो 2007 का कानून है उसको वापस से संशोधित करने की बात हो रही है 2026 में। तो उसी के लिए एक संशोधन अधिनियम 2026 आया है। इसका मकसद खास यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है।
यह बिल तुरंत एमडीआर लागू नहीं करता, बल्कि सरकार और रेगुलेटर को भविष्य में ऐसे चार्ज तक करने का अधिकार देता है। यानी ये जो बिल लाया जा रहा है ये तुरंत प्रभाव में लागू नहीं होगा, जैसे आज पास हुआ तो कल से लागू हो गया कि भाई अब से जितने भी पेमेंट होगी सब पर क्या है, आपको एमडीआर देना पड़ेगा। नहीं, ये बिल कहता है कि जो सरकार है और जो रेगुलेटर है वो दोनों बैठ करके बातचीत कर सकते हैं बाद में आराम से, कि कितना लेना है, किस तरह से लेना है, और उसको आराम से बैठ करके चार्जेस को डिस्कस कर सकते हैं। ये इसमें एक प्रोविजन किया गया है। इस कदम का मकसद क्या है? डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की लंबे समय तक चलने वाली वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है, साथ ही ग्राहकों और छोटे व्यापारियों को सुरक्षा भी करना है। तो ये सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें हैं। आपको बस क्या पता चाहिए कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है और अब इसमें क्या बदलाव होने की बात की जा रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक, आगे चलते। अगला आर्टिकल है आपका अफ्रीकन स्वाइन फीवर के ऊपर। ठीक है, एक भारत ने वैक्सीन बनाई है अफ्रीकन स्वाइन फीवर की जिसका नाम है MA104। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन भारत ने बनाई है और भारत में किसने बनाई है। भारत में बनाई है ICAR ने। ICAR ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए स्वदेशी वैक्सीन को विकसित किया है। ठीक है, किसने किया है? ICAR ने। क्या है ICAR? क्या है? भारत का एक संगठन है। इसने भारत में एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है MA104। और ये किसके लिए है? ये है आपका ASF के लिए, ASF के लिए, यानी अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए यह वैक्सीन है। क्या है अफ्रीकन स्वाइन फीवर? बता सकता है कोई? अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है? बताएं जल्दी से, अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है? क्या है अफ्रीकन स्वाइन फीवर? कौन सी बीमारी है? सुअरों में होती है, नाम से ही पता चलता है। स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर सुअरों में होती है। और इसके लिए जो वैक्सीन है MA104, ये पिग्स के लिए ही बनी है। ये देखो फोटो भी लगा हुआ है पिग्स का। तो ये पिग्स के लिए बनाई गई है। और किसने बनाई है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज असांत नगर भोपाल के द्वारा इसको बनाया गया है। तो आपको याद रखना है सिर्फ इतना, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए एक वैक्सीन बनी है जिसका नाम है MA104। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली सुअरों को प्रभावित करती है। ASF क्या है उसके बारे में आ जाए तो क्या है? सुअरों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। सुअरों को प्रभावित करने वाली एक क्या है? बीमारी है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्रभावित जानवर कौन सा है? घरेलू सुअर और जंगली सुअर है। मृत्यु दर लगभग 100% तक हो सकती है। फैलाव सीधे संपर्क, दूषित चारा, संक्रमित पोक उत्पाद, ये सब इससे प्रभावित है और फैलाव इन्हीं के द्वारा होता है इस बीमारी का। ये आपके प्रदीप रावत है जिनका देहांत हुआ है 74 साल की उम्र में। ठीक है, बहुत फेमस मूवी इन्हीं की गजनी। गजनी में जो पहली फिल्म थी, यानी जो मैंने इस तरह की फिल्म सुनी थी जिसका नाम क्या था, विलन के नाम पर रखा गया था गजनी। ठीक है, गजनी आमिर खान का नाम नहीं था, गजनी इनका नाम था। ठीक है, उसके बाद रावण आई थी। रावण भी किसका? विलन का नाम था। तो गजनी, लगान और BR चोपड़ा की महाभारत में दमदार अभिनय के लिए मशहूर हुए थे ये। और उन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, भोजपुरी इन सब में यादगार फिल्में दी है। क्या नाम है इनका? प्रदीप रावत है। ठीक है, गजनी के लिए, गजनी में इन्होंने विलन गजनी धर्मात्मा का किरदार निभाया था। लगान में देवा सिंह का किरदार निभाया। ठीक, और इनको अवार्ड्स भी मिले, जैसे 2004 में सय के लिए इनको फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड मिला था। 2004 में ही इनको संतोषतम बेस्ट विलन अवार्ड भी इन्होंने जीता था। 2004 में ही सय के लिए इन्होंने बेस्ट विलन का नंदी अवार्ड भी जीता था। ठीक है, तो इनका देहांत हो गया है अभी। फिर एक्सरसाइज, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में काउंटर ड्रोन अभ्यास रोटर क्लैप थर्ड पूरा किया। ठीक है, कौन सा अभ्यास किया? रोटर क्लैप थर्ड पूरा किया है। हाल ही में रोटर क्लैप थर्ड अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो राजस्थान में आयोजित किया गया था। क्या है काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी? क्या है? काउंटर ड्रोन सिस्टम को अनाधिकृत या दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी जो आपकी तरफ ड्रोन आ रहा है आपको उसको काउंटर करना है, और उसको काउंटर करने के लिए जिस तकनीकी को बनाया गया उसी को बोलते हैं काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, भारतीय वायुसेना IAF ने राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 1 हफ्ते तक चले काउंटर ड्रोन अभ्यास रोटर क्लैप थर्ड को सफलतापूर्वक पूरा किया। ठीक है, तो इस अभ्यास का क्या नाम था वो आपको पता होना चाहिए। रोटर क्लैप थर्ड इसका नाम था। आगे चलते,
विशाखापत्तनम में स्मार्ट मोबिलिटी और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जीवीएमसी और मॉस्को के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, आपके सामने लगा हुआ है, बस इतना देख लेने कि विशाखापट्टनम में इस तरह का कोई एमओयू साइन हुआ है। हाल ही में किस भारतीय शहर ने स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मॉस्को सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो विशाखापट्टनम ने किए, वाइजैक ने किए। ठीक है, वाइजैक ने किए, विशाखापट्टनम। ये आपको पता होना चाहिए, बाकी इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये पता होना चाहिए आपको स्मार्ट सिटीज मिशन का बस। स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है। शुरुआत हुई इसकी 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या था? 100 नागरिक अनुकूलन, टिकाऊ और तकनीक सक्षम शहरों का विकास करना था। 100 स्मार्ट सिटीज इसमें हमने बनाने थे, ये इसका उद्देश्य था। आगे अगला आर्टिकल जो आपका है, एचडीएफसी बैंक ने सेविंग मैक्स फॉर सीनियर्स और सेविंग मैक्स फॉर हर सेविंग अकाउंट लॉन्च किए हैं। हाल ही में किस बैंक ने सेविंग मैक्स फॉर सीनियर्स और सेविंग मैक्स फॉर हर सेविंग अकाउंट लॉन्च किए हैं? तो किस बैंक ने किए हैं? एचडीएफसी ने किए। अब ये जो फॉर हर वाला है तो ये महिलाओं के लिए है, और ये सेविंग मैक्स फॉर सीनियर्स ये सीनियर सिटीजन के लिए है, इसमें कोई भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होंगी। कुछ सेविंग्स के लिए स्कीम चलाई गई है, वो आपको एक बार देख लेनी है। बस आपको ये याद रखना, इतना डिटेल में आपसे स्कीम नहीं पूछेगा। क्यों? एक तो सरकार की स्कीम नहीं है, ठीक है, सरकार की स्कीम, अगर सरकार की स्कीम होती तब भी पूछ लेता, लेकिन पहली तो बात सरकार की स्कीम नहीं है, किसी प्राइवेट बैंक की स्कीम है। तो बस आप इसके नाम याद रखें, सेविंग मैक्स फॉर सीनियर्स और सेविंग मैक्स फॉर हर, दोनों स्कीम किसकी है? एचडीएफसी बैंक की है, आपको इतना पता होना चाहिए। फिर आरबीआई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी के लिए नए लाइसेंस देने की प्रक्रिया फिर से शुरू करेगा। यानी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है आपके, उसके लिए लाइसेंस आरबीआई देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। और ये जो प्रक्रिया है ये आपकी ऑन टैप लाइसेंसिंग के थ्रू होगी। ऑन टैप लाइसेंसिंग का क्या मतलब है? जैसे आज मैं सो के उठा और मुझे लगा कि मुझे एक बैंक खोलना चाहिए, ठीक है, तो मैं सीधा एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यानी कभी भी कहीं भी अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए सरकार एक विंडो खोलती है, साल में एक बार खोलती है, ठीक है, एक महीने के लिए खोलती है। केवल तभी आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या कोई कंपनी भी होगी तो उसको जब जरूरत होगी वो तब एक विंडो खोलेगी और वो क्या करेगी? नए बंदे हायर करेगी। ठीक उसी तरह से आरबीआई करता है, लेकिन आरबीआई जो लाइसेंसिंग सिस्टम रखता है वो कई बार तो ऑन टैप रखता है। यानी जब भी आपको जरूरत लगे आप आओ और आप अपना लाइसेंस लेकर के जाओ। तो ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या है? ऑन टैप लाइसेंसिंग के तहत योग्य आवेदक रेगुलेटर द्वारा घोषित किसी खास आवेदन विंडो का इंतजार किए बिना, यानी कब आवेदन की विंडो खुलेगी इसका वेट किए बिना कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन टैप लाइसेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑन टैप लाइसेंसिंग बोलते हैं। तो इस ऑन टैप लाइसेंसिंग के थ्रू आरबीआई क्या कर रहे हैं? नए कोऑपरेटिव के लिए लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या है? ऐसी कोऑपरेटिव वित्तीय संस्था है जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में अपनी सेवाएं देती है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये आपका यूसीबी है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक, तो इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल क्या है? बेल और इसरी इंडिया के जीआईएस और जीओआई टेक्नोलॉजी के साथ डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए पार्टनरशिप की है। मुख्य बिंदु क्या रहे इसके? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल और इसरी इंडिया ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए एक एमओयू साइन किया है। यह पार्टनरशिप डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी के लिए जीआईएस और जीओएआई बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप करेगी। ठीक है, तो इसमें आपका आर्टिकल क्या, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए जीआईएस और जीओएआई सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है? तब आप बताएंगे, एक तो बेल है, बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और दूसरा है इसरी इंडिया। तो इस तरह से आपका सवाल बनेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आपका आर्टिकल नहीं है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके शुरुआत में रखे गए थे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको ये जो डिस्कशन है वो अच्छा लगा होगा। अपने सुझाव दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सर की क्लास कैसी रह रही है भाई? सर की क्लास हो रही है ना? लाइव क्लास बोल रहे हैं सर।
लाइव क्लास कर रहे हैं सर। ठीक है, कल भी हुई थी आपकी लाइव क्लास, और वो अब रोज रहने वाली है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, और जो टाइम आपको बताया गया था उस टाइम में आप लाइव आया करें उनकी क्लास में। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा।